हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 2020 में इवन यानी आपके सीनियर थे उनको ये क्वेश्चन पूछा गया है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन 6 सेमेस्टर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके सीनियर ने बहुत सारी गलती की थी। तो ये क्वेश्चन और ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए। इसके अंदर हम सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव और उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये क्वेश्चन आसान है। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन आर, यानी मशीन के फेलवर होने के ब्रेकडाउन होने का चांस जो बन जाता है वो क्यों बन जाता है, उसकी वजह क्या है। तो नेग्लिजेंस पहला ऑप्शन दिया हुआ है और दूसरा है इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन। ये दोनों ऑप्शन सही है। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही करना, आपने देख रेख सही नहीं किया, उसको सही से कंसीडर नहीं किया मशीन को, ये भी जिसकी वजह से आपका मशीन फेलवर हो जाएगा। और दूसरा है इंस्टॉलेशन, आपने सही से मशीन को बैठाया नहीं, इंस्टॉल नहीं किया, इसकी वजह से भी मशीन फेलवर हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो इसका पहला क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर है। सॉरी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स, यानी किसी भी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, ये इंसुलेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहला करंट रेटिंग पर, दूसरा वोल्टेज रेटिंग पर, तीसरा है बोथ ए एंड बी। तो किसी भी इंसुलेशन, किसी कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ होगा वो वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करता है। आपको मालूम होगा हम लोग जो किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, किलो वोल्ट पर mm के अंदर या किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। किलो वोल्ट का मतलब क्या, वोल्टेज के अंदर मेज़रमेंट होता है। तो किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के जो फेलवर होने की वजह होती है वो उसका वोल्टेज होता है। वोल्टेज की वजह से कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल फेलवर होता है। तो इसीलिए हम थिकनेस जो है इंसुलेटिंग मटेरियल का वो किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इट इज़ द फाटल टू टच द लाइव वायर। ठीक है, फाटल का मतलब होता है नुकसान हो सकता है, यानी किस वजह से लाइव वायर को छूना आपके लिए नुकसान है या आपको कोई किसी प्रकार का हानि पहुंच सकता है। तो उसकी वजह क्या है, लाइव वायर को छूने से क्या हानि पहुंचेगा यदि आप उसको टच करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है द वोल्टेज में कॉज द बर्न द स्किन, वोल्टेज की वजह से स्किन जल जाएगा। दूसरा लिखे इट विल कॉज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, आप किसी को टच कीजिएगा तो क्या नुकसान होगा कि आपके बॉडी से करंट पास होगा। दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है करंट में कॉज द बर्न द स्किन और इनसाइड द बॉडी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्टर को छूने से, लाइव वायर को छूने से नुकसान हो सकता है कि आपका बर्न या स्किन आपका जल सकता है। चौथा दिया हुआ इट में कॉज द डैमेज टू द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, लाइव वायर को छूने से हार्ट या नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये लगभग ऑप्शन जो है सही आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ही होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि देखिए जो करंट पास होगा ये आपका डैमेज, हार्ट को भी डैमेज कर सकता है, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन किसी लाइव वायर को आप जब छू रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखना होता है कि आपका लाइव वायर कौन से बॉडी पार्ट से टच हुआ है। अगर हाथ से आपने टच किया तब हो सकता है कि आपके हार्ट से होता हुआ करंट पैर से आपका बाहर अर्थ की तरफ चला जाए और आपके हार्ट को डैमेज कर दे। लेकिन अगर मान के चलिए आपका पैर टच किया लाइव वायर से, ठीक है, पैर टच किया, तो अब हार्ट से कोई इसको मतलब नहीं है, पैर से टच होगा, यहाँ से होकर अर्थ की तरफ चला जाएगा। तो अब देखिए नर्वस सिस्टम या आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज, कोई भी नुकसान नहीं, आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं, पैर से होता हुआ करंट चला गया। लेकिन करंट तो फ्लो हुआ, चाहे बॉडी के किसी पार्ट से टच होगा, करंट तो फ्लो होगा। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा इट विल कॉज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर से करंट पास होगा यदि आप किसी लाइव वायर को छूइएगा तो। बाकी आप कहाँ पर छू रहे हैं, करंट की वैल्यू कितना है, उसके अनुसार आपको नुकसान पहुँचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चौथा क्वेश्चन है फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी फ्यूज लगाने की वजह से क्या आपको प्रोटेक्शन मिलता है, कौन सा प्रोटेक्शन।
तो शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है, ओवरलोड दिया हुआ है, ओपन सर्किट दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन डी के अंदर शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी दोनों चीज़ से प्रोटेक्शन फ्यूज़ देता है, शॉर्ट सर्किट से भी ओवरलोड से भी। केवल मोटर केस में नहीं, बल्कि यहाँ पर मोटर केस में पूछा है, बल्कि घर में भी फ्यूज़ लगाएंगे तो भी वहाँ पर हमको दो प्रोटेक्शन मिलेगा। घर के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो भी फ्यूज़ मेल्ट होगा, पिघलेगा और आपके इक्विपमेंट को बचाएगा शॉर्ट सर्किट से। दूसरा, आपने इक्विपमेंट जितना रेटिंग था उससे ज़्यादा इक्विपमेंट घर के अंदर लगा दिया है, ओवरलोड हो गया तो भी फ्यूज़ मेल्ट होगा और ओवरलोड से भी बचाएगा। तो दोनों से फ्यूज़ बचाता है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वाइल यू आर यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर कंटेनिंग द CO2 व्हाट हैपन टू द नोज़ल। यदि आप फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, और कैसा अग्निशामक यंत्र है जिसके अंदर CO2 भरा हुआ, कंटेनिंग CO2, व्हाट हैपन टू द नोज़ल। नोज़ल में क्या होगा? नोज़ल ऊपर वाले भाग को कहते हैं जहाँ से हम लोग CO2 या और कोई भी चीज़ को हम बाहर निकालेंगे आग बुझाने के लिए। तो नोज़ल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे हैं तो लिखा गया इट बिकम एक्सट्रीमली हॉट, नोज़ल हॉट हो जाएगा, इट बिकम वार्म, इट बिकम स्लाइटली कूल, और चौथा दिया इट बिकम एक्सट्रीमली कूल। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी आपका नोज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा कूल्ड हो जाता है, माइनस के अंदर है, लगभग -44 या -66 डिग्री इतना लगभग टेम्परेचर घट जाता है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन माइनस के अंदर टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। ये 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ द केबल इज मेजर बाय द व्हाट टाइप ऑफ मीटर। यानी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का इंसुलेशन रेसिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, उसके लिए कौन सा उपकरण हम लोग यूज़ करेंगे। क्लिप ऑन मीटर दिया हुआ है तो क्लिप, दूसरा लक्स मीटर, तीसरा मेगर, चौथा अर्थ मीटर। तो एवरी इक्विपमेंट का आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या उपयोग है। तो क्लिप ऑन मीटर आपको मालूम होगा, इस तरह का कोई मीटर रहता है और यहाँ पर जबड़ा टाइप का बना रहता है, इसको हम लोग क्लिप ऑन मीटर या क्लैंप मीटर भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग क्लिप ऑन मीटर का लाइव वायर के अंदर, यानी बगैर इंसुलेशन को छीले हुए, तार को छीले हुए, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मालूम करने के लिए, यानी लाइव वायर के अंदर हम लोग करंट को फ्लो कितना हो रहा है उसको मालूम करने के लिए क्लिप ऑन मीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा लक्स मीटर है, इससे हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मेज़र करते हैं। मेगर आपका है इंसुलेशन मेज़रमेंट के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो इंसुलेशन मेज़रमेंट के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। आपने डायग्राम भी पढ़ा होगा, इसका कंप्लीट टॉपिक हमने पढ़ाया, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। बाकी अर्थ टेस्टर या अर्थ मेगर से हम लोग अर्थ रेसिस्टेंस मेज़र करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कौन सा कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी आप मशीन लीजिएगा तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तो कौन कौन सा चीज़ आपको देखना है, कौन सा चीज़ कंसीडर नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है इन 4 ऑप्शन में। तो किसी भी मशीन को आप लीजिएगा तो उसका साइज़ क्या है, एज क्या है, कहाँ पर रखा हुआ है, ये सारा चीज़ देखना होता है। उसके अंदर ऑयल यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मान के चलिए हम पंखा का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तो पंखा का भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना होता है। मशीन है वो, आपने घर के अंदर मिक्सर लगा हुआ है, मिक्सिंग मशीन लगा हुआ, मसाला पीसने वाला, उसका भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो उसके अंदर तो तेल यूज़ नहीं होता, तो तेल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी नॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बाकी मशीन का साइज़ क्या है, कितना एज हो गया, लोकेशन कहाँ पर रखा हुआ है, ये सारा चीज़ हमको कंसीडर करना होता है। अगर मशीन ऐसे जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एज भी इंपॉर्टेंट है, साइज़ भी इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ कंसीडर करना होता है। लेकिन ऑयल यूज़ हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, चौथा इसका करेक्ट आंसर है। तो 7 क्वेश्चन हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स, यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का एम क्या है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 0 डाउन टाइम होता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक,
तो ज़ीरो डाउन टाइम का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिस मेंटेनेंस के अंदर, या ऐसा प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जिसके अंदर इंटरप्शन नहीं हो मेंटेनेंस के अंदर। यानी एक बार मेंटेनेंस किया, ऐसा नहीं 6 महीने के लिए किया था, 2 ही महीने के अंदर फिर से ख़राब हो गया। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब इस तरह से मेंटेनेंस किया जाए कि बार बार इंटरप्शन नहीं हो, जो गैप होना चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन रहे। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी ज़ीरो डाउन टाइम होगा हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का एम। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी मेंटेनेंस करने से प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि इंटरप्शन कम हो जाएगा, ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। इसमें से कौन ऐसा है जो मेंटेनेंस कैटेगरी से बाहर है, जो मेंटेनेंस वास्तव में नहीं है, क्लासिफिकेशन से बाहर। तो मेंटेनेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस। तो पहला करेक्टिव मेंटेनेंस दिया हुआ है, दूसरा टाइमली मेंटेनेंस, तीसरा शेड्यूल मेंटेनेंस, चौथा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसमें देखिए डी में आंसर लगा हुआ है, टिक किया हुआ। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही होता है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस का जान है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये आपका सही आंसर नहीं, इसमें पूछा रहा नॉट क्लासीफाई, यानी कि मेंटेनेंस के अंदर वो नहीं है। तो कौन सा नहीं, करेक्टिव मेंटेनेंस, देखिए नाम आप नहीं सुना होगा शायद। करेक्टिव मेंटेनेंस किसका नाम, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का दूसरा नाम क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस तो अच्छे से सुना होगा आपने, हमने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस तो ये आपका मेंटेनेंस के अंदर है, करेक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस भी होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी टाइमली मेंटेनेंस कोई नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आसान पूछा गया है, बकहोल्स रिले क्या है, बकहोल रिले इज ऑयल एक्चुएटेड रिले, करंट एक्चुएटेड रिले, गैस एक्चुएटेड, ऑयल टेम्परेचर एक्चुएटेड रिले। तो बकहोल्स रिले का डिटेल कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा है। तो बकहोल्स रिले के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, ये बात सही है, ठीक है। और कहाँ पर यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ होगा यानी ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, वहाँ पर यूज़ होगा। लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो गैस पर बेस्ड है, यानी जैसे ही आपका हीट शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड होगा, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर गैस प्रोड्यूस होने लगता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल की वजह से। और यही गैस क्या होगा, बकहोल्स रिले के अंदर आएगा। इस गैस की वजह से क्या होगा, रिले ऑपरेट होगा। तो ऑयल तो भरा हुआ होता है, लेकिन गैस के आधार पर यह काम करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गैस एक्चुएटेड रिले। यानी बकहोल्स रिले किस पर, गैस एक्चुएटेड रिले पर रिले होता है, ये गैस के आधार पर प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका आंसर सी सही हो गया। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंडर वोल्टेज रिले मोस्टली यूज, अंडर वोल्टेज रिले कहाँ पर अधिकतर यूज़ किया जाता है, किसके प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, तो अभी बकहोल्स रिले का नाम आया, तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए जनरली हम लोग किसका, बकहोल्स रिले का उपयोग करते हैं। और सम केसेस में हम लोग डिफरेंशियल रिले का भी यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जनरली बकहोल्स रिले का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बस बार, ठीक है। बस बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल, आपने पढ़ा होगा इस तरह का लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर सीटी लगाकर हम लोग यहाँ पर रिले कॉइल लगाते हैं, फिर यहाँ पर सीटी लगाकर इस तरह का कनेक्शन करते हैं। यदि अनबैलेंस होगा, फॉल्ट होगा, अनबैलेंस होगा, तो यहाँ पर करंट आने लगता है और ये ऑपरेट होता है। तो ये डिफरेंशियल रिले हमारा बस बार प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और जनरली हम लोग यहाँ पर अंडर वोल्टेज रिले का जो यूज़ करते हैं वो मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यूवीआर रिले आपने देखा होगा, पॉइंट स्टार्टर के अंदर भी लगा हुआ होता है। तो ये हम लोग मोटर प्रोटेक्शन के लिए जनरली अंडर वोल्टेज रिले का यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ट्रांसले रिले का उपयोग जनरली करते हैं। तो ये सारा प्रोटेक्शन की बात हमने बताया आपको। और अंडर वोल्टेज रिले क्या है, मोटर प्रोटेक्शन के लिए जनरली यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये 11वां क्वेश्चन था, ठीक है। 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, What test prefer to the verify that equipment is ready for the energize, यानी कौन सा हम लोग
टेस्ट करेंगे, जिसके बाद ये समझा जाएगा कि आपका इक्विपमेंट बिल्कुल रेडी है एनर्जाइज करने के लिए, सप्लाई देने के लिए, काम करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। तो कौन सा टेस्ट है? मेंटेनेंस टेस्ट, टाइप टेस्ट, कमीशनिंग टेस्ट, रिलायबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी कमीशनिंग टेस्ट कर लेने के बाद वो रेडी हो जाता है, आप उसमें सप्लाई दे सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ये कमीशनिंग टेस्ट किया जाता है जस्ट एनर्जाइज करने से पहले। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, अनइवन गैप इन द इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू कॉज, यानी गैप, एयर गैप बराबर बराबर सब जगह पर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा मोटर के अंदर? तो हीटिंग इन द मोटर, मोटर हीट होगा। दूसरा अनबैलेंसिंग ऑफ द मोटर शाफ्ट, तो ये दोनों चीज़ होगा यदि अनइवन गैप होगा तो, यानी इसका करेक्ट आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। हीटिंग मोटर होगा और साथ ही साथ मोटर का जो शाफ्ट है वो भी अनबैलेंस होगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन नंबर के अंदर पूछा जा रहा है, डिज़ायरेबल फीचर फॉर सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर इज दैट बोथ शुड है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अल्टरनेटर को पैरेलल रन करा रहे हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए? बोथ शुड हैव, दोनों के अंदर कौन सी बात होनी चाहिए? तो लिखा हुआ सेम रेसिस्टेंस सेम रिएक्टेंस। आप ध्यान से मालूम होगा आपको, चाहे अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ते समय हम क्या रखते हैं? वोल्टेज रेटिंग सेम रखते हैं और केवीए रेटिंग या इसका जो भी पावर रेटिंग है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो भी सकता है, सेम भी रह सकता है। तो यदि केवीए रेटिंग आप चेंज करिएगा, यानी कि आप इसका एक का साइज़ बड़ा ले रहे हैं और एक का साइज़ छोटा ले रहे हैं, तो क्या इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस दोनों सेम होगा? क्या इसका रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस दोनों सेम होगा? जी नहीं। तो दोनों का केवी रेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, दोनों का हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए वोल्टेज सेम, केवी रेटिंग डिफरेंट हो सकता है। तो केवी रेटिंग चेंज मतलब एक बड़ा अल्टरनेटर एक छोटा अल्टरनेटर लगा रहे हैं, तो दोनों का ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर का रेसिस्टेंस या रिएक्टेंस सेम होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ए एंड बी। तीसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है? हाई रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू रेसिस्टेंस, यानी दोनों अल्टरनेटर का आपका रिएक्टेंस की वैल्यू चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इसका रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? रिएक्टेंस की वैल्यू रेसिस्टेंस की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। ये ऑप्शन सी सही है। अब बोलिए रिएक्टेंस क्यों ज़्यादा होना चाहिए रेसिस्टेंस की तुलना में? क्योंकि रिएक्टेंस क्या करता है? करंट का अपोजिशन करता है। एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और इम्पीडेंस ज़्यादा तो करंट आपका यानी करंट से हार्म जो पहुंचेगा वो कम होगा। तो मॉडर्न जितना भी अल्टरनेटर बनाया जाता है वो हाई इम्पीडेंस यानी हाई रिएक्टेंस की वैल्यूज़ में रखी जाती है, ताकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आप जो भी आप सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं, रिले लगा रहे हैं, उसको ऑपरेट होने में कुछ ना कुछ सेकंड लगेगा। तो उस सेकंड के अंदर इसके अंदर अल्टरनेटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस करंट को बर्दाश्त कर सके। वो तभी बर्दाश्त करेगा जब इसका रिएक्टेंस हाई होगा तब। तो हाई रिएक्टेंस होना चाहिए इन कंपैरिजन टू रेसिस्टेंस। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। लो रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, लो रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंस, ये बात गलत है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा जा रहा है, द ओपन टेस्ट इन द ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विद द, ओपन टेस्ट करते हैं क्या चीज़ उसके अंदर रखा जाएगा? रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज देंगे, रेटेड करंट देंगे, डायरेक्ट करंट देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी देंगे? नहीं, बल्कि इसका करेक्ट आंसर ए है। ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट में जो नॉर्मल रेटेड वोल्टेज होता है वही रेटेड वोल्टेज दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड इन ऑल ट्रांसफार्मर, यानी सारे ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है। रूटीन टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीन का किया जाएगा, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे और कोई मशीन हो। टाइप टेस्ट हम लोग कुछ करते हैं, जैसे 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से कोई हम लोग 3 यूनिट उठा लिया और उसका हम लोग रेसिस्टेंस या इस तरह का और भी कोई चीज़ चेक कर लिया, तो टाइप टेस्ट के अंदर फ्यू मशीन को चेक करते हैं और बाकी सब समझा जाता है कि हाँ 3 सही है, तो बाकी सब
भी सही होगा। 3 पार्टिकुलर ने कोई भी रैंडम 100 में से कोई भी 3 को निकाल लिया हम लोग और देख लिया कि टाइप वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टाइप टेस्ट में कोई फ्यू मशीन किया जाता है। रूटीन टेस्ट का मतलब ईच एंड एवरी मशीन का जो टेस्ट किया जाएगा वो रूटीन मेंटेनेंस का है। नॉइस लेवल टेस्ट भी हर मशीन का नहीं होता है, तो नॉइस लेवल यानी मशीन का हम लोग नॉइस चेक करेंगे। स्पेशल टेस्ट होता है जो कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि ये भी हर मशीन का नहीं होगा। जिस मशीन के जो भी चीज़ कंज्यूमर जो आपका कस्टमर आ रहा है पूछेगा इसको चला के देखिए, हीट देखिए, नॉइस देखिए, जो भी चीज़ आपका कंज्यूमर के डिमांड पे होगा वो स्पेशल टेस्ट कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11 kV ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड इन द 1 minute 50 हर्ट्ज टेस्ट, द टेस्ट वोल्टेज विल बी, क्या होगा। तो 11 kV दे रहे हैं, तो 11 kV कौन सा वोल्टेज है, तो ये RMS वोल्टेज होता है। कोई भी आपका नॉर्मल भी दिया हुआ 132 kV या जो भी ट्रांसमिशन वोल्टेज हो या कुछ भी, तो ये जनरली किस में रहता है, RMS के अंदर रहता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, RMS होगा। इसका करेक्ट आंसर बी है। लेकिन एक आध जगह पर हमने 28 kV भी देखा है, तो ये आप पर हम छोड़ते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप पहले चेक कीजिएगा किसी बुक के अंदर या कोई रेफरेंस दीजिएगा तो हम कंसीडर करेंगे। इसका ए भी आंसर होता सकता है, कहीं कहीं पे दिया है, तो इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा। 28 kV भी दिया हुआ है कहीं पर, हमने देखा है, लेकिन हमारे हिसाब से 11 kV RMS होगा। तो इसको आप वेरीफाई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द फंक्शन ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर इज, द ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का उपयोग क्या होता है। तो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर के अंदर। बाकी लाइटनिंग से प्रोटेक्शन ये नहीं करेगा, प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट नहीं, प्रोवाइड लुब्रिकेशन नहीं, लुब्रिकेशन के लिए मोबिल डालते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो कोई ट्रांसफार्मर के अंदर आपका यानी मूविंग पार्ट है नहीं, तो मोबिल की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल का उपयोग करते हैं वो इंसुलेशन एंड कूलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द केमिकल यूज इन द ब्रीदर ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी, यानी जो भी केमिकल यूज़ करेंगे ब्रीदर के अंदर उसका काम क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है, यानी ऑब्जर्विंग द मॉइस्चर। ब्रीदर के अंदर हम लोग सिलिका जेल का उपयोग करते हैं जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, नमी को ऑब्जर्व करता है और अंदर जाने से बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द टेस्ट डू नॉट इंडिकेट द ट्रांसफार्मर विल वर्क सैटिस्फैक्टरी फॉर द एटलीस्ट 30 ईयर। कौन सा टेस्ट है जो आपको नहीं बताएगा कि 30 साल तक ट्रांसफार्मर या कोई भी इक्विपमेंट काम कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी टेम्परेचर राइज टेस्ट ऐसा है जो आपको आगे का नहीं बताएगा कि 30 साल तक कोई भी इक्विपमेंट आपका ट्रांसफार्मर अच्छे से काम करता ही रहेगा। आज टेम्परेचर कुछ है तो कल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो 30 साल तक सेटिस्फैक्ट्री काम करेगा उस ये टेस्ट सुनिश्चित नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। बाकी आपका लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन यही था। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया टोटल। तो आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर कोई डाउट लगता है आपको कि ये नहीं होगा, तो उसका रेफरेंस के साथ यानी आप उसको चेक कीजिए आप किसी भी बुक के अंदर, साइट के अंदर, और उसका इमेज हमको भेजिए और हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, तो फिर से हम उसको कंसीडर करेंगे। ऐसे हमने अपने हिसाब से ये सारा क्वेश्चन को हमने वेरीफाई किया, चेक किया और उसके बाद आपको आंसर बनाया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप देखेंगे व्यूज़ होगा तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।